जो सेशन अटेंड करेंगे इंशाल्लाह आपको इसका कोई ना कोई फ़ायदा लाज़मी होगा। और स्पेशली ये सेशन मैंने जूनियर्स के लिए रखा है, जो बैचलर्स के सेकंड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है, सिक्स सेमेस्टर में है। क्योंकि जब मैं भी डिग्री में था तो मैंने ये चीज़ फील की कि डिग्री के दौरान इन सेमेस्टर्स के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी फोकस नहीं करते कि डिग्री एंड होने के बाद उन्होंने करना क्या है। यानी आप लोग डिग्रियां कर लेते हैं और आपको कोई ना गोल, ना ऑब्जेक्टिव, ना टारगेट, कुछ भी नहीं होता। कोई भी अप्रोच जो है आपकी नहीं होती कि हमने फर्दर डिग्री के बाद क्या करना है। और डिग्री के 4 साल, एक तो डिग्री बहुत इजी होती है एग्रीकल्चर की, और उसके जो 4 साल होते हैं जिसके अंदर आप एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, आप उसको ज़ाया कर देते हैं। तो जो चीज़ मैंने फील की कि मेरे बैचमेट्स ने ज़ाया की और अब वो पछता रहे हैं और एमफिल करके अपनी बेरोज़गारी के 2 सालों को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो चीज़ जूनियर्स ना करें। ठीक है। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी की वजह से हम हैं, और जो भी हम लोग होते हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी यूएफ जैसी भी है, अच्छी है। ठीक है। तो अपनी ये मदर इंस्टीट्यूट जो है, तो दिल चाहता है कि जो जूनियर्स है ना वो गलतियां ना करें जो हमारे बैचमेट्स ने की हैं, हमने की। तो इसीलिए एक पहले भी सेशन रखा गया था जिसमें साजिद हनीफ जो थे वो गेस्ट स्पीकर थे, उनका ताल्लुक एग्रोनमी से था, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर सिलेक्ट हुए थे 2020 के अंदर। उन्होंने एग्रीकल्चर ऑफिसर का टेस्ट दिया था। और आज जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं उनका नाम मिस्टर फ़हीम जवाद है। और फ़हीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फ़हीम ही आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और वो बताएं कि उन्होंने क्या एमफिल की है, पीएचडी की है एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, और क्या अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन फ़हीम प्लीज़ आप दे दें ताकि आपका ऑडियंस को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आवाज आ रही मेरी? जी फ़हीम, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम फ़हीम जवाद है और डिस्ट्रिक्ट कसूर से मेरा रहायशी ताल्लुक है। और जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो बीएससी ऑनर मैंने की है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। मेरी डिग्री एग्री साइंसेस थी और मैंने अपना मेजर सब्जेक्ट रखा था फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो मेरी डिग्री का ड्यूरेशन था वो 15-19 था, 2015 है जी मेरा। और 2019 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है और 2010 में मैं ये अपीयर हुआ था एग्रीकल्चर ऑफिसर के टेस्ट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वहाँ पर सिलेक्शन हुई है। मेरा मेरिट नंबर 29 था और मेरी डिस्ट्रिक्ट कसूर में ही होप सो अपॉइंटमेंट होगी। तो ये मेरा ब्रीफ सा इंटरव्यू था। बाकी मैं सामा रियाज साहब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं आपके साथ डिस्कशन हो इस मामले में। तो जी उसामा रियाज भाई। थैंक यू फ़हीम कि आप अपनी एक फैमिली गैदरिंग को मिस करके इधर आए हैं। तो फ़हीम को आज मैंने एक जी। शॉर्ट नोटिस दिया था, उन्होंने मुझे बताया भी था कि इनकी एक फैमिली गैदरिंग है, लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया कि आप आए हैं। अच्छा फ़हीम, मुझे ये बताएं कि आपने सबसे पहली चीज़ है कि एमफिल क्यों नहीं की, बैचलर्स करके डिग्री क्यों छोड़ दी? ठीक हो गया उसामा भाई। तो उसामा भाई जैसे कि आपको पता है आप मेरे क्लासमेट रहे थे। तो क्लासमेट हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक-दूसरे की हैबिट्स का पता चल ही जाता है। तो इसके पीछे भी ये आपकी ना पर्सनल प्रेफ़रेंस होती है कि आप फ्यूचर अपना किस तरफ लेके जा रहे हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल रिसर्च की तरफ जाना चाह रहे हैं या आप अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ़ के एक्सपोज़र की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि जो अल्टीमेटली आपकी सक्सेस होगा वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ़ का एक्सपोज़र आपको देगा। आपकी डिग्री आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देती है, पर जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको फील्ड में मिलेगा। चाहे फील्ड आप अपने एग्रीकल्चर में सेलेक्ट करें, चाहे फूड में सेलेक्ट करें, फूड टेक्नोलॉजी में, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री में सेलेक्ट करें, वो आपकी पर्सनल विल है। तो जैसे मैंने बीएससी ऑनर कंप्लीट की तो मैंने देखा कि यार एमफिल के बाद भी अल्टीमेटली मेरा यही टारगेट होगा कि मैंने फील्ड में आऊँ, इंडस्ट्री में जाऊँ। और जिस तरह आपके सामने कंपटीशन बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स किस्म पे पहुँच गया है और अपॉर्च्युनिटीज़ उस हिसाब से बैड लकली नहीं ग्रो हो रही।
तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं 2 साल बाद एमफिल के बाद भी मार्केट में आऊँगा, पर उस वक़्त कॉम्पिटिशन बहुत होगा। तो मेरे लिए एक थोड़ा-सा क्रूशियल डिसीज़न था कि मैं एमफिल की तरफ मूव करूँ या मैं प्रैक्टिकल लाइफ़ की तरफ मूव करूँ। तो यही देखते हुए मैंने फिर चल पड़ा। मैंने कहा चलो जी, एमफिल तो हो जाएगा, आप पूरी लाइफ़ पढ़ी, आप डिटर्मिनेंट होना चाहिए, पर जो प्रैक्टिकल लाइफ़ एक्सपोज़र है ना, वो मार्केट में जो कॉम्पिटिशन है वो बड़ा ना एक कंडीशन समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिग्री के आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव के साथ ही मेरी जॉब हो गई, बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री लाहौर में। तो जैसे ही मेरी जॉब हुई तो मैंने सोचा यार अब बंदे को ना अपनी लाइफ थोड़ी-सी ना मतलब ये है कि बिल्कुल सुकून में नहीं आना चाहिए, तो हम अपने आप को ट्राई करते रहना चाहिए। इवन कि वो मेरी जॉब बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी पेड थी, इवन कि वो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, प्राइवेट जॉब थी। तो साथ-साथ मैंने सोचा चलो मैं पीपीएससी की तैयारी शुरू कर देता हूँ। वैसे मेरा जो ये ज़हन था वो तो फर्स्ट डे से था कि अल्टीमेटली मैंने गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव करना है। तो वो साथ-साथ मैंने तैयारी शुरू कर दी। तो ये दिसंबर 2019 में एडवर्टाइज़मेंट हुई थी और फेब में टेस्ट हुआ था। रफली मेरे पास 2 महीने थे। तो वो मैंने अच्छी तरह यूटिलाइज़ किए। मैंने अपनी जॉब को मैंने किया। ये नहीं कि मैंने जॉब पे टाइम देना खत्म कर दिया, जॉब पे भी प्रॉपर टाइम दिया। फिर इसके अलावा मैं जितना टाइम मैनेज हो रहा था, मैं तैयारी की तरफ लगाता रहा। तो वो मेरा फेब में टेस्ट हुआ था और मार्च में मेरा रिज़ल्ट आया। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मैं शॉर्टलिस्ट हो चुका था कैंडिडेट्स में जिनका रिटन क्लियर था। तो ये मेरा एक शॉर्ट स्टोरी है जो मुझे जिसकी वजह से मैं एमफिल की बजाय ना प्रैक्टिकल लाइफ में मूव करने की मेरी कोशिश रही और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मेरे कोलीग्स एमफिल की तरफ मूव किए हैं, वो भी अल्टीमेटली उनकी भी अब यही ट्राई है कि वो नेक्स्ट सीट्स आएँ तो वो उसमें अपीयर हों। तो मतलब ये आपका अल्टीमेटली गोल यही कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ में आना है। अब वो आपकी पर्सनल विल है कि वो आप एमफिल करके आएँ, पीएचडी करके आएँ, पोस्ट डॉक्टरेट करके आएँ या बीएससी होने के बाद ही आ जाएँ। तो ये मेरी ट्राई थी। जी, ठीक है, जी, थैंक जी जी, समझ अच्छा, थैंक यू फ़हीम। अच्छा फ़हीम, मुझे ये बताइएगा कि एफटी का भी मैंने आपसे पूछना है, मुझे अभी एफटी के बहुत ज़्यादा चेहरे नज़र आ रहे हैं जिनका एफटी मेजर है। तो अभी हम एंड पे पूछेंगे एफटी मेजर वालों से ना, मतलब उनके रेलेवेंट एंड पे करेंगे। अभी हम जनरल आप मुझे ये बताएँ कि जब आपने तैयारी स्टार्ट की तो क्या आपने ये 2 माह के अंदर एग्रीकल्चर ऑफ़िसर की तैयारी कर ली थी? और मुझे आप ये भी बताएँ कि जो आपने माशाल्लाह आप टॉपर भी हैं एफटी के, आई थिंक कि आपका सेकंड पे है या आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं या गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो आप मुझे ये भी जी। बताइएगा कि क्या जो आपने डिग्री को इतना अच्छा तरीके से किया, क्या इसलिए आपकी 2 माह में तैयारी होगी? और एक जो एवरेज स्टूडेंट है आपके ख्याल में उसे कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए होगा एक अच्छी तैयारी के लिए? तो जी, उसामा भाई मेरा हाँ, जैसे कि मैंने बताया मेरा जो सब्जेक्ट एग्री साइंस ही था, तो नेक्स्ट मैंने मूव कर लिया फूड टेक्नोलॉजी में। तो वो भी मेरे लिए एक अच्छा डिसीजन था, मतलब वो मेरे डिसीजन मेरे एम्स को डिस्टर्ब नहीं कर सका। मैंने अपने पैशन को देखा कि मेरा इंटरेस्ट फूड फूड में है। इवन के एग्रीकल्चर डिग्री में ये स्कोप ज़्यादा माना जा रहा है, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी जस्ट लाइक सब्जेक्ट्स। तो ये भी मेरा एक तरह का मेरा जो पर्सनल विल थी कि मैं फूड टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करूँ। मेरी माइनर में भी सीजीपीए अच्छी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेजर में मैं अपने निपसेट सेशन का 15-19 का मेरी सेकंड पोज़ीशन ओवरऑल जो मेरा मार्क्स वाइज़ है वो भी रफली फर्स्ट पे ही है। तो एक साथ हम 2 बच्चे हैं जो टॉप पे हैं और थर्ड नंबर पे सिल्वर मेडलिस्ट है और फोर्थ नंबर पे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। तो ये है कि मैंने डिग्री के ड्यूरिंग तो मेरा ये था कि मैं मोस्टली अपनी स्टडी पे फोकस करूँ और माइनर में भी, मेजर में भी मैंने अपना स्टडी के रेलिवेंट बहुत ज़्यादा रहा हूँ। तो साथ-साथ पर ये है कि मैंने अपने आप को अवेयर रखा है करंट अफेयर से, फॉरेन पॉलिसी से, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से, करंट अफेयर से, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक कंडीशन पे, इकोनॉमिक कंडीशन पे। तो ये मेरे इंटरेस्ट थे कि मैं ना अपडेट रहा बहुत ज़्यादा। तो मेरा मोस्टली एक्टिविटी यही थी क्योंकि सब्जेक्ट मेरा था फूड टेक्नोलॉजी। मैंने अपना सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज फूड में ज़्यादा ग्रो किया और जो करंट नॉलेज है उसमें भी मैं आगे बढ़ता गया। तो जब डिग्री एंड हुई तो मैंने देखा कि फूड का भी अच्छा ऑप्शन है। तो एग्री ऑफिसर्स के एडवर्टाइजमेंट में मैंने देखा कि फूड टेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल हैं। तो उस बेस पे मैंने कहा यार तो सब्जेक्ट तो मेरा हमारा एग्रीकल्चर की ब्रांच ही है जस्ट लाइक एग्रोनॉमी। आप देख लें कि एंटोमोलॉजी की प्योर की तरफ मूव इसी तरह फूड टेक्नोलॉजी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करते हैं, हम कोई एक बिल्कुल साइड फील्ड पे नहीं हुए। जो अगर हम कहें कि फूड टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी में आप एग्रीकल्चर साइड हुए थे, वो बिल्कुल भी नहीं है। हमने एग्रीकल्चर के साथ-साथ चलना होता है। इवन के हमारे सम सब्जेक्ट्स लाइक सीरियल टेक्नोलॉजी, उसमें हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में, स्टोरी, उनके पैरामीटर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये था मेरा एग्रीकल्चर के साथ लिंक था तब भी। तो उसके बाद जब मैंने तैयारी शुरू की, तो अगर तैयारी देखा जाए तो ये एक ना आपका जो कोर्स सब्जेक्ट सिलेक्शन है ना, वो बड़ा मैटर कर रहा है। सब्जेक्ट सिलेक्शन है, मतलब आप एक प्रॉपर अपने आप को एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाते हैं या आप डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी बड़ा मैटर कर रहा है। कि आपके पास गाइडलाइन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने जैसे ही मैंने देखा, तो मैंने कुछ हमारे सीनियर एग्रीकल्चर ऑफिसर सेलेक्ट हो चुके थे, उनसे मैंने कंसल्ट किया कि सर, मैंने मेरी फूड टेक्नोलॉजी डिग्री है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पोस्ट के लिए अपीयर हूँ रिटर्न के लिए, तो मुझे थोड़ा गाइड करें। उन्होंने मुझे कुछ बुक्स बताई, और कुछ फॉर एग्जांपल मैं एक बुक्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो बहुत ही मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हुई। वो डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर शौकत अली की बुक है, बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर। बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय डॉक्टर शौकत अली, डॉक्टर रिजवान है। और इसके अलावा मैंने ज़राअतनामे देखे, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी देखी, फील्ड में जाके कंडीशन देखी, तो हमारे जो माइनर के सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छी तरह थ्रो आउट किया। इसके अलावा जो भी एग्रीकल्चर वेबसाइट पे उनकी इन्फॉर्मेशन थी, न्यू प्रोजेक्ट्स थे, उससे अवेल लेता रहा। मतलब ये कि ये प्रोसेस इतना टफ नहीं, पर ये कंटिन्यूअस है। आपको कंटिन्यूअस रहना पड़ता है। वो अगर आप अपने अभी से स्टार्ट हो जाएँ या डिग्री के बाद स्टार्ट हों, बट प्रोसेस कंटिन्यूअस में टाइम लगेगा। इसमें कॉम्पिटिशन भी होता है। इवन के मैं एक बिल्कुल एक फ्रेश ग्रेजुएट था, और जो मेरे साथ पीयर हो रहे थे, वो इवन के मैंने पीपीएससी के सेंटर में जाके देखा था, 8 टू 10 ईयर, 12 ईयर एक्सपीरियंस बंदे थे, पीआईडी वाले बंदे थे, एमफिल वाले बंदे थे। मतलब डाइवर्स कम्युनिटी वहां पर मौजूद होती है जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करती है। तो उसके लिए आपका मतलब ये है कि आपको कंपटीशन में रह के तैयारी करनी पड़ती है। आपको अपनी जितनी सीट्स वगैरह वो देखनी पड़ती हैं, कितनी स्ट्रेंथ ने अप्लाई किया है, किस टाइप की स्ट्रेंथ है, किस किस तरह की नॉलेज। एक तरह का हमारा कंपटीशन ही, सबने हमें मिलके एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, compete कर रहे हैं, हमारा कंपटीशन है। हमने जस्ट अपनी ट्रेनिंग देखनी है, हमने देखना हमारा मुकाबला किनके साथ है। तो हमने सब्जेक्ट को शॉर्ट, कंसाइज और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें आप, और सब्जेक्ट की सिलेक्शन अच्छी रखें आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से, न्यू एडवांसमेंट से, पास्ट पेपर से अवेयर रहें। तो 80% जैसे कि आपको पता ही है, बीपीएससी में जस्ट आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है, और वो एक बहुत ही ह्यूज पोर्शन है। तो उसके लिए आपको ये आपको फील्ड रिलेटेड नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो मैंने फिर जब कंसल्ट किया, मैंने बुक्स पकड़ी, वो ना मेरा एक जब आप पढ़ते रहते हैं, आपका ना एक तरह का ना ब्रेन सेट हो जाता है उस पे। तो ये भी आपके ब्रेन की टाइप्स पे, फॉर एग्जांपल मैं एक दफा जब रीड कर रहा था, मुझे बिल्कुल क्लियर हो रही थी चीजें। साथ में फील्ड नॉलेज ले रहा था, साथ-साथ मैं ज़राअतनामे में पढ़ रहा था। एग्रीकल्चर डिस्कशन मेरी बहुत ज़्यादा थी। ये मैं कहूँगा मेरी टॉपिक्स पे, जो टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं किसी ना किसी एग्रीकल्चर रेलेवेंट बंदे से कॉल करके उससे मैं प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग ले रहा था। तो ये आपकी डिस्कशन होनी चाहिए, आपके प्रॉपर जितने भी इनके हमारे टॉपिक्स हैं, उन पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। और फिर आपका सब्जेक्ट जो सिलेक्शन है, कोर्स सिलेक्शन, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर आपकी ये देखते हैं आप अपने एम की तरफ कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको अचीव करने के लिए कौन-कौन से कहाँ-कहाँ से ट्राई कर सकते हैं, क्या-क्या सोर्सेज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि आपका मतलब फॉर एग्जांपल का मेजर सब्जेक्ट वो इतना आपके हर्डल नहीं होगा, कि अगर आप एक नॉन एग्रोनॉमिक सब्जेक्ट से हैं या एग्रोनॉमिक सब्जेक्ट से हैं, या आपकी अपनी पर्सनल विल और आपकी ये कि आप कितनी ट्राई करते हैं इस एम को अचीव करने के लिए। जी जी, ठीक सामा है। भाई। जी थैंक यू फ़हीम। अच्छा फ़हीम, ये बुक का नाम बताइएगा। एक तो बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर है, और इसके अलावा वो कौन-सा ऐसा वो राज़ था जो सीनियर्स ने आपको दिया, कि जिससे आपकी ईज़िली वो वन बाय वन थोड़ा-सा ना थोड़ा-सा वो एक-एक करके बता दें, ताकि स्टूडेंट्स जो है ना वो सारे के सारे वो चीज़ों को नोट कर लें। उन सब चीज़ों को, जितने भी वो मैगज़ीन्स सामा वगैरह। भाई, मैंने इसलिए मैंने जी, जी। तो एक दफ़ा जी, जी, बता वो दें। जी, जी, एक दफ़ा बता दें, ताकि ये भी उन सोर्सेज़ को ना एक दफ़ा वो नोट डाउन कर लें। वही सामा भाई, इसलिए मैंने ये 2 दफ़ा रिपीट किया था बुक का नाम, तो सब बच्चे लिख लें कि जो मेन है वो है बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर बुक। वो इसमें हमारे जितने भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप पीपीजी पढ़ते हैं, आप एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, इस तरह के सारे सब्जेक्ट्स की ना शॉर्ट हेडिंग्स में डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी हुई है। इवन के फूड टेक्नोलॉजी का भी इसमें पोर्शन है। तो ये बुक का नाम है बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, और जो इसकी ऑथर्स का नाम है, एक डॉक्टर शौकत अली और डॉक्टर रिजवान।
जी जी ठीक सामा है, भाई, दोबारा जी ठीक है, रिपीट कर जी दिया। जी ठीक है। नहीं, वो एक क्वेश्चन आया और था इसके इसकी वजह से। जी जी। अच्छा, तो इसके अलावा और मुझे, जी आप बोलें, बात कंप्लीट कर लें। तो इसके अलावा ज़राअत नाम है, ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से इश्यू होता है फोर्टनाइट बेस पे। तो उसमें आपकी जो रिसेंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं, आपकी एग्रीकल्चर एडवांसमेंट्स हैं, आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में एक और आर-एन-डी वर्क की एक तरह की ना डिसेमिनेशन के लिए इन्फॉर्मेशन फार्मर्स तक पहुँचाने के लिए बहुत ही अच्छा रिसोर्स था। तो मिनिमम आप हर फोर्टनाइट पे अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी हैबिट होगी अगर आप हर फोर्टनाइट को या वो मंथली लेके वो एक दफ़ा रिव्यू लाज़मी किया और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से अवेयर रख रहा है फार्म इवन के अगर आप स्टूडेंट भी या अपने विलेजेस में जाते हैं, सिटीज़ में जाते हैं, आपसे लोग डिस्कशन करते हैं, आपको मिनिमम इन्फॉर्म हो के रिसेंटली कौन-सी एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो हो रही है, किसका सीज़न चल रहा है, उसके लिए क्या-क्या फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट है, क्या उसके लिए पेस्टिसाइड्स कौन से बेटर है, उसमें पेस्ट अटैक कौन से हो सकते हैं। तो ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही बेटर बेटर है। जब इसे प्रैक्टिकल में लेके आएँगे तो वो आपके लिए एक तरह का ना आपकी मेमोरी में आ जाएगा। तो उस ज़राअतनामा से कहते हैं ज़राअतनामा। और वो तकरीबन हर फ़ोरटनाइट या मंथली बेस पे इश्यू होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट से भी मिल जाता है। तो वो आप लाज़मी रखा करें अपने साथ, जो-जो हर फ़ोरटनाइट को या मंथली इश्यू हो रहा है, वो अपने पास रखें, उनको पढ़ें, रिव्यू करें। और इसके अलावा एग्रीकल्चर वेबसाइट पे ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ हर क्रॉप्स की हर ईयर इश्यू हो रही हैं, तो वो भी आप अपने पास रखें, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको इरिगेशन मेथड से लेकर हार्वेस्टिंग तक ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही क्लियरली और कंसाइज़ तरीके से लिखा जा रहा है। जी, सामा भाई, ठीक है ये? जी 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 ठीक है, थैंक यू। तो और एक इसके अलावा एक जी बिल्कुल, आप बता दें, कंप्लीट कर लें। जी, जी, इसके अलावा आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट्स जो-जो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है, जिन्हें स्टार्ट कर रहा है, कोई इनकी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहा है या इसके अलावा कोई सब्सिडीज़ दे रहा है, तो वो भी आपको अवेयर रहें उससे। और जो आपके माइनर के सब्जेक्ट्स हैं, वो आप अपना जितना भी कोर्स वर्क है उसको सेव रखें, उसका भी रिव्यू करते रहें, वो आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। इवन कि आपकी जितनी भी नेक्स्ट पीएचडी से चले जाएँ, वो आपके साथ कोर्सेज़ वो आपके साथ रहेंगे। तो ये जो मेन चीज़ें हैं और बाकी जो है एग्रीकल्चर का वो डीप नॉलेज। अब डीप नॉलेज के लिए आपको वैराइटी ऑफ बुक्स स्टडी करनी पड़ती हैं। तो वो आपकी मतलब ये है कि वो आपकी रिसर्च है कि आप बुक्स कहाँ से मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप पास्ट पेपर पढ़ें, आपको लास्ट 5-6 वो आपको आइडिया हो जाएगा, वो किस टाइप की बुक्स में से वो नॉलेज मिलेगा आपको। तो उसमें ये है कि आप साथ-साथ एग्रीकल्चर की जो-जो बुक्स आपको मिलें, जो आपको सब्जेक्ट रिलेटेड फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्लांट थोलॉजी उसके बारे में जितनी आप डीप स्टडी में जा सकते हैं, वो अपने पास रखेंगे, आपके पास इतना नॉलेज हो क्योंकि ये मैटर कर रहा है कि आपका जस्ट रिटन टेस्ट आपको सिलेक्शन की तरफ नहीं लेके जाएगा, आप इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू आपको फाइनलाइज़ करेगा, इंटरव्यू की वेटेज भी टेस्ट से डबल है। इंटरव्यू आपकी डीप डीप स्टडी काम आएगी इंटरव्यू के लिए, तो वो भी आप अपने साथ-साथ रखें लाज़मी। जी, अब आप फ़हीम, इनको थोड़ा-सा स्टूडेंट्स को गाइड कर दें कि जी, 3 जी। पोर्शंस होते हैं इसके अंदर, सिलेक्शन के अंदर। एक तो आपका रिटन एग्ज़ाम हो गया, जो आपने पास करना, क्वालीफाई करना है इंटरव्यू के लिए। तो इन्हें थोड़ा-सा गाइड जी, कर जी। दें कि आपके टोटल रिटन कितने मार्क्स का पेपर होता है, और जो लोग क्वालीफाई करते हैं उसके हुँ, बाद हुँ। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, और इंटरव्यू को क्वालीफाई करने के बाद जब मेरिट बनता है, तो तब फिर एकेडमिक जो मार्क्स होते हैं वो किस हिसाब से कितने काउंट होते हैं, क्या रेशो होती है, थोड़ा सा इस लिहाज से भी गाइड कर दें। ठीक हो गया समा भाई। तो इसमें हमारे जो पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है का जो इस प्रोसेस में टोटल जो वेटेज थी वो थी 190 मार्क्स की और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह के जो आपका रिटन एग्जाम है 100 मार्क्स का, उसके जो इस वेटेज में 50 मार्क्स काउंट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके 80 मार्क्स है तो इस वेटेज में आपके 40 मार्क्स काउंट होंगे। मेरे उसमें थे 72.5 मार्क्स हैं और उसमें मेरे उस हिसाब से हाफ कट के वेटेज में काउंट हुए थे। तो आपके 3 पोर्शन्स में 190 को वन एक पोर्शन आपका 100 नंबर का आपका हो गया इंटरव्यू के लिए, वो आप पहले साइड पे ले जाएँ, बाकी रह गए 90 नंबर, 100 190 में से 100 गया, बाकी 90 रह गए। उस 90 में से 50 नंबर हो गए आपके रिटन टेस्ट के लिए। तो
150 हो गए, बाकी रह गए 40 नंबर। तो 40 नंबर आपके हो गए एकेडमिक के। एकेडमिक में फॉर एग्जांपल जो ये पोस्ट ना एग्रीकल्चर ऑफिसर की, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की, इसके लिए ये है कि ये आप बीएससी ऑनर करके एलिजिबल होते हैं। जो एआर होती है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, या इस तरह की कोई स्पेशल प्रोजेक्ट जॉब होती है, उसमें एमफिल वाले को मोस्टली, इसमें भी एमफिल वाले को प्रेफर किया जा रहा है, पर जो पीपीएससी के वेटेज है ना, उसमें एमफिल के कोई मार्क्स नहीं है। ये आप सबसे पहले अपनी जेहन में रख लें। जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्ट है, उसके लिए कोई भी एमफिल के मार्क्स नहीं होते। उसके लिए जो एकेडमिक के 40 नंबर हैं, वो आपके मैट्रिक, इंटर और बीएससी ऑनर में से काउंट हो रहे हैं। और इवन के जो मेरे साथ इंटरव्यूज के लिए अपीयर हुए थे, उनमें पीएचडी वाले, एमफिल वाले, बहुत ही बड़ी रेशो थी अच्छी, क्योंकि 302 कैंडिडेट्स, 7,900 बच्चे टोटल जिन्होंने अप्लाई किया था, उनमें 302 बच्चे रिटर्न क्लियर हुआ था। और उनमें से 64 की सिलेक्शन हुई थी, जिसमें 46 ओपन मेरिट में थे। बाकी वुमेन कोटा और उसके अलावा माइनॉरिटी कोटा, डिसेबल्ड कोटा, वो इस तरह करके 64 सीट्स में हमारी सिलेक्शन हुई थी बच्चों की। तो जो सिलेक्शन हुई उनमें भी एमफिल पीएचडी वाले थे। मेरे डिस्ट्रिक्ट से एक बंदा है पीआईडी होल्डर, डॉक्टर शाहिद साहब, उनकी भी मेरे साथ सिलेक्शन हुई है। पर वो जो पीआईडी एमफिल के मार्क्स उनकी पीपीएससी की वेटेज में शामिल नहीं हुए। ये अब आपने बात हमने क्लेरिफाई करनी है कि इनके जो वेटेज में आपकी कौन-कौन सी डिग्री के मार्क्स इंक्लूड होंगे। तो मेरे एकेडमिक में मेरी मैट्रिक में अच्छे मार्क्स हैं, इंटर में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स थे। मैट्रिक में मेरे थे 1050 में से मेरे थे 935 नंबर, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट कसूर के स्कूल से मैट्रिक की थी। और इंटर भी मेरी पंजाब कॉलेज में थे, उसमें 80% मेरे मार्क्स थे। और बीएससी ऑनर में मेरी 3.83 सीजीपीए थी आउट ऑफ 4 फाइनल सीजीपीए। तो इस बेस पे मैं तकरीबन मेरी 40 में से 40 मार्क्स आए थे एकेडमिक में। और बाकी इंटरव्यू रह गई। इंटरव्यू मोस्ट क्रूशियल चीज़ है, क्योंकि इंटरव्यू की वेटेज बहुत ही बड़ी है। फॉर एग्जांपल आप रिटन क्लियर कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, रिटन के लिए बहुत नोडी रिव्यू कर रहे हैं, तो वो आपका रिटन क्लियर हो जाएगा। पर मेन चीज़ है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू एक पैनल बहुत ही अपर लेवल का पैनल होता है। उसमें जो मेरे पैनल में 3 बंदे थे, एक था पीपीएससी का रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर मकसूद साहब, वो 3 स्टार जनरल भी रहे हैं, लेफ्टिनेंट डॉक्टर मकसूद साहब। और वो इवन के उनका ये इंट्रो है कि वो डिप्टी डायरेक्टर आईएएस से भी थे। और साथ 2 एक प्रोफेसर रहा थे, एक प्रोफेसर रहा था किसी यूनिवर्सिटी से, आई थिंक एरिड यूनिवर्सिटी से था, और एक था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का कोई डीजी। तो वो 3 बंदों ने मेरा इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू मोस्टली मेरा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रिलेटेड था। उन्होंने मुझसे एफटी के बारे में पूछा, एफटी की प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग टेक्निक्स के बारे में, कोल्ड स्टोरेज पैरामीटर्स के बारे में, और इसके अलावा जो रिसेंट स्टैंडर्ड्स हैं फूड टेक्नोलॉजी के, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में। फिर उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन थे कि गावा को फर्टिलाइजर किस सीजन में देते हैं, तो इसके अलावा राइस के पेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थे, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के बारे में, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछे गए थे। कुछ क्रॉप्स के इन्होंने पूछे थे कि मुझसे उसका सीड रेट क्या होता है, इस तरह की इरिगेशन टेक्निक्स के बारे में, और जो पाकिस्तान के जितने भी क्लाइमेटिक जोन है इनके बारे में। तो वो एक 15 से 20 मिनट का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरव्यू था। और उसके 100 मार्क्स, उसमें मेरे 72 मार्क्स थे 100 में से। और मेरे वेटेज इस तरह बने थे, मुझे एकेडमिक का बहुत फायदा हुआ कि मेरे 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स उसमें से मिल गए। मेरे उसमें से रिटर्न में मेरे अच्छे मार्क्स बन गए 72.5 की बेस पे। इसका फाइनल मेरिट था 69.25 फाइनल मेरिट था, जहाँ पर रिटर्न क्लियर हुआ था। और मेरे इंटरव्यू में मेरे 100 में से 70 मार्क्स थे। तो ये फाइनल वेटेज बनी 190 की। उनमें मेरे तीनों के मिला के जो मेरा मेरिट बना था वो 29 नंबर पे था आउट ऑफ 46 ओपन मेरिट सीट्स। तो ये था मेरा टोटल प्रोसेस। जी जी सामा भाई। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है आमना सर्वर का। तो आमना, पीबीजी के ऊपर एक मैं सेपरेट सेशन रखूंगा। आज जो सेशन है वो एओ का और एफटी से रेलिवेंट होगा थोड़ा सा। तो पीबीजी का भी सेशन होगा, लेकिन वो सेपरेट होगा। अच्छा, फहीम भाई मुझे ये बताइएगा कि क्या जो मेरे जैसे मीडियोकर स्टूडेंट होते हैं, नालायक से स्टूडेंट होते हैं, क्या ये एओ बन सकते हैं? मतलब आप तो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, क्या आपने वहाँ पे देखा कि मेरे जैसे भी स्टूडेंट्स आए और वो एओ अपॉर्चुनिटी हो उनके लिए एओ बनने की?
ये तो सामा भाई आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। तो सामा भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लास के ब्रेन भी थे, उसे हम गूगल भी कहते थे और ये नहीं मीडियोकर नहीं, कहते हैं, मुझे भी मैं ये कहते हैं। बात कर रहा हूँ कि जो मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं मेरे जैसे, उनका मतलब किस तरह होगा? मतलब किसी अगर 3.3 है, 3.2 है, 3 है, तो क्या उसके पास अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर? जी सामा भाई, तो मैं सबसे पहले आपको बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड है ना कि टॉपर स्टूडेंट मतलब फॉर एग्जांपल, ये भी एक तरह का मतलब ठीक है कि टॉपर्स को, अच्छा ये आपकी अपनी विल है। टॉपर्स की 2 टाइप्स हैं। एक टॉपर्स है वो जस्ट आपकी स्टडी तक रहेंगे, ठीक है? उसका प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपोज़र बहुत ही कम होगा और ऐसे बंदे फील्ड में बहुत ही कम मतलब सर्वाइव करते हैं। इवन कि मैं कुछ स्टोरीज़ है मेरे पास, वो मतलब टॉपर्स हैं पर वो अभी तक फील्ड में एंटर नहीं हो सके, मेरे जानने वाले ही हैं। और जो ये आते हैं ना मिडल लेवल पे, ये बंदे मोस्ट एक्टिव होते हैं। इवन कि जो मेरे साथ 64 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वो मेरा हमारा एक ग्रुप बना है, तो उसमें मेरी डिस्कशन होती रहती। और देखिए वो मोस्टली बच्चे ना वो एक मिडल सीजीपीए और लो सीजीपीए से ही हैं। क्योंकि जो ये मिडल सीजीपीए वाले हैं, इनकी अभी इनकी हैबिट होती है रीडिंग की। ये एक स्पेशल कोर्स वर्क पे डिपेंड नहीं करते साइट्स पे। ये थोड़ा स्टडी करते हैं। ये भी मतलब टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल सारे बच्चे तो नहीं होंगे, पर ये मैं कहूँगा कि ये कोई एक्सेप्शनल नहीं है कि टॉपर्स ही आगे आते हैं। ये आपकी अपनी पर्सनल विल है कि आप अपने किस तरह अपने आप मोटिवेटेड हो, किस तरह आप कमिटेड हो कि मैंने ये डेस्टिनेशन अचीव करनी है। ये मैंने जैसे एक एकेडमिक का कहा कि मुझे 40 मार्क्स ही मिले, तो ये तो मैटर नहीं कर रहा। अगर मैं 3.2 सीजीपीए होती, वो भी मुझे 1 ही मार्क्स कम होना था। एकेडमिक के ओवरऑल सब डिग्रीज में मार्क्स होते हैं। और उधर से दूसरी तरफ देखें, आपके जो इंटरव्यू के मार्क्स 100 हैं। एकेडमी में अगर आप पास ही हैं तो आपको पता है आपको 40 में से आपने 35 ले ही लेने हैं। और इंटरव्यू आपका थोड़े से आप अगर उनके सामने पज़ल हो गए तो आप 40 नीचे मार्क्स से आप फेल हैं इंटरव्यू में से। जो इंटरव्यू में से फेल है वो ओवरऑल यूपीएससी के प्रोसेस से फेल हैं। तो ये आपका अपना है, आप में एक मल्टी चीज़ें, जस्ट आपकी जो स्टडी है वो मैटर नहीं कर रही, आपकी एक्सप्लेनिंग पावर, आपकी पॉइंट स्पीकिंग पावर, आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपका प्रैक्टिकल एक्सपोज़र है, इसमें बड़ी चीज़ें मैटर कर रही हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आपकी सीजीपी अच्छी हो, आप कमिटेड रहें, आप विलिंगनेस रहें, आप अपने आप को नॉलेज से अपडेट रहें, करंट अफेयर से अपडेट रहें, आप फॉरेन पॉलिसी से अपडेट रहें, अपने जो सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज से अपडेट रहें, हर लिहाज से अपडेट रहें। तो ये कंटिन्यूअसली आपकी स्ट्रगल होगी। ये फॉर एग्जांपल कि ये मतलब वो नहीं कि मिडनाइट एग्जाम करके आप क्लियर कर लें। और इसमें ये भी कोई एक ट्रेंड, मतलब इसमें जो मैं ये श्योरिटी से कहूँगा, जो मेरे साथ बाकी 63 बच्चे हैं ना, वो एक मिडल सीजीपीए इसी सीजीपी से उनका है कि पर उनके इंटरव्यू मार्क्स इवन के मुझसे भी अच्छे हैं। इंटरव्यू में उनके रिटर्न के मार्क्स किसी के 80 प्लस आए हैं, इवन के वो मतलब उनका मैं मुझे ये कन्फर्म कि उनके एकेडमिक में 35-36 ही हैं। तो ये आप पे मतलब ये कोई इतना बड़ा ट्रेंड नहीं कि आपकी सीजीपीए कम है तो आप क्लियर नहीं कर सकते। आप अपने आप को मोटिवेटेड, कमिटेड रखें। आपका टोटल आपको पता ही है, आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप सीजीपी लेने के लिए इतना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, आप कुछ तो पढ़ते होंगे, तो आप ये कि जॉब के लिए आप अपने आप को माइंड को एग्री नहीं कर सकते कि आपने इतनी स्ट्रगल करनी ही करनी है। आपने अपने आप को इस तरफ मोटिवेटेड रखना ही रखना है, तो आप ये करें, आपको कोई इश्यू नहीं है। आपकी सीजीपीए डज़न्ट मैटर। आप हम डिग्री के लेटर भी इतना पढ़े, साथ-साथ अपने को आपको इस डायरेक्शन में भी रखें कि आपको अल्टीमेटली कुछ ना कुछ आपको रिवॉर्ड मिले। जी, जी, ठीक। सोनू भाई। अच्छा, मैंने बेसिकली पर्पज़ ये था क्वेश्चन का, मैं ये स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके बैठे होते हैं। हुँ, सबसे हुँ। बड़ी मसला ये होता है कि बंदा जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके बैठा होता है, वो कभी भी आगे नहीं जाता। स्टूडेंट्स जी, सही थ्री कहा। 3.9 को देख के, 4.0 को देख के अपने आप को पहले ही अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, और जब सीट आती है तो अप्लाई ही नहीं करते। हुँ, हुँ। और वो हुँ, कहते हैं कि हुँ। यार वो एमफिल वाले ले जाएंगे सीट, वो पीएचडी वाले ले जाएंगे, ठीक है, वो फलां बंदा सीट ले जाएगा, हमारा क्या बनेगा, हमारी 3.3, 3.2, 2.9। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कट बताता चलूं, जो ये स्टूडेंट्स हैं, कि 2.5 वाला जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, जिसकी 2.5 सीजीपी है ना, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर एक सीट आती है पीपीएससी की, तो जो टॉप 5 होंगे, यानी पर सीट 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आती है।
अगर एक सीट आई है तो जो टॉप 5 होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। अगर 2 सीट्स आई हैं तो 10 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, ठीक है। ये प्लस माइनस वो पीपीएससी कर सकती है अकॉर्डिंग टू माइनॉरिटी कोटा और अकॉर्डिंग टू डिजेबिलिटी कोटा, ठीक है, उसके स्पेशल पर्सन के कोटा के अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो आप लोग देखें कि अगर एक सीट आती है और आप लोग इस चक्कर में अप्लाई नहीं करते कि हमारी सीजीपीए लो है और बाकियों की हाई है, तो बिलीव मी आप एक चांस मिस कर रहे हैं सिर्फ सीजीपीए को बेस बना के। क्योंकि ये भी हो सकता है कि 4x4 वाले का टेस्ट ही क्वालिफाई ना हो, ठीक है। तो टेस्ट जो होता है वो आपको लाजमी तैयारी करके देना चाहिए। और सीजीपीए, ठीक है, ये जो वीमेन कोटा है या स्पेशल पर्सन कोटा है, ये डिपेंड करता है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। ये जितनी सीट्स जनरल आएंगी उसकी परसेंटेज के हिसाब से वीमेन कोटा और स्पेशल पर्सन कोटा होगा। और सीट्स का मैं आपको बताता चलूं, ये कोई फिक्स नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता कि ये कब आएंगी और कितनी आएंगी। ये कोई कोई इसके अंदर जो है गवर्नमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जितनी सीट्स की उनके पास वो आई होती है समरी, ठीक है, उतनी ही सीट्स को जो है वो आती हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि हर साल 30 ही आएंगी, 40 ही आएंगी, 150 भी आती रही हैं, 120 भी आएंगी, 15 भी आ सकती हैं, 2 भी आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा फहीम भाई मुझे ये बताइएगा, आप जनरल नॉलेज के ऊपर ही सारे शुरू हो गए हैं, तो जनरल नॉलेज का जिस तरह सिलेबस में मेंशन है कि 20% जनरल नॉलेज में से आएगा और 80% एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स में से आएगा, तो क्या आप समझते हैं कि जो ये 20% जनरल नॉलेज है ये मेक और ब्रेक कर देता है पकड़ के? आपका माइक म्यूट वो हुआ था, मैंने किया था माइक म्यूट, तो उसे अनम्यूट कर लें। ओके ओके जी, आवाज आ रही मेरी? जी अब आपकी आवाज आ रही है। जी उसामा भाई, तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह आपका 80% ये वाला एग्रीकल्चर का नॉलेज इंपॉर्टेंट है, वो 20% बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्रूशियल फैक्टर है। आप किसी भी तरह आपने 20 मार्क्स को रिस्क पे नहीं लेके जा सकते। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी भूल होगी कि आप जनरल को इग्नोर करके आप जस्ट अपने टेक्निकल नॉलेज और 80% सब्जेक्ट नॉलेज की बेस पे आप क्वालिफाई करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये तो आपके लिए बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होगा। आपका जो जनरल नॉलेज है वो 20% पार्ट है। इवन के ये तो कहावत भी है कि जो आपका शॉर्ट पार्ट होता है, डेस्टिनेशन जिसको आप बाईपास करते हैं, वही आपका एक्चुअल में वो आपका जो विनिंग पॉइंट होता है वही आपका होता है। तो मैं ये कहूंगा कि जो आपका फॉर एग्जांपल आप 80% नॉलेज है उसमें, तो आपने आपने 4 ईयर डिग्री की है, आपने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, अच्छा भला आपको वो तो क्लियर कर सकते हैं। बट जो 20% वो तो एक बहुत ही डाइवर्स फील्ड है। उसमें तो फॉर एग्जांपल मुझे जो 20 मार्क्स से वो जनरल नॉलेज मुझे आया था, उसमें तो एक इवन के 10 फील्ड में से 2-2 क्वेश्चन आए थे। उसमें इंग्लिश था, उसमें करंट अफेयर्स है, उसमें स्पोर्ट्स के बारे में था, उसमें इस्लामिया के बारे में था, उसमें हमारी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में था। तो इस तरह के उनमें 2-2 क्वेश्चन हर फील्ड में से डाले गए थे। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि वो आपका बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है। अब अच्छा, जनरल नॉलेज ये है कि वो आपका वो तो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है जो आपका जनरल नॉलेज है। तो मैंने स्टार्ट में कहा था मेरा करंट अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी और इस तरह की चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट। लाइक मुझे एक क्वेश्चन आ गया कि पाकिस्तान में कौन-सा बैट्समैन है जिसने अभी तक डबल सेंचुरी की? उसमें फ़ाखर ज़मान का नाम लिखा था, मुझे क्लियर कट पता चल गया यही है। तो मैंने उसी टाइम कर दिया। नहीं मतलब ये कि वो आपका ईज़ी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। और उसमें जनरल नॉलेज बहुत क्रूशियल है, बहुत मैटर कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो आपने साथ-साथ रखना है कि आपने अपने करंट अफेयर से अवेयर रहें, आप इस्लामिक नॉलेज से अवेयर रहें, अपनी अपनी फॉरेन जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, पाकिस्तान के जो रिलेशन है फॉरेन कंट्रीज से, वर्ल्ड ओवर की जो मोस्ट रिसेंट इवेंट्स हैं, जो मोस्ट पॉपुलर इवेंट्स हैं, जो मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हैं, वो जो मोस्ट पॉपुलर इंसिडेंट्स हैं, मतलब इन चीज़ों से आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए लाज़मी। और ये एक नहीं तो दूसरी तरह से आपको ज़रूर हेल्प करेगा, क्योंकि हम तो अभी बात कर रहे हैं एओ की पोस्ट के लिए। अब जब बात करेंगे जनरल पोस्टों के लिए, उसमें तो टोटल चीजें यही हैं। तो ये चीज आपकी ऐसी है कि ये आपके लिए कभी ना कभी आपको फायदा लाजमी देगी, आपकी नुकसान नहीं करेगी जो आपकी जनरल आपकी प्रिपरेशन है। क्योंकि हमको पता है जो टेक्निकली हमारे पास जस्ट एक फील्ड एग्रीकल्चर,
और जो जनरल वो हमारे पास एक पूरी डाइवर्सिटी फील्ड के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट पोस्ट अनाउंस होती है और उनके लिए ये जनरल सीट्स ही मोस्टली मतलब फॉर एग्जाम्पल जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर आता है। तो अगर आप उसकी साथ-साथ तैयारी रखेंगे आपके 20 मार्क्स ये भी होंगे सिक्योर और आपके पास एक ऑप्शंस होंगे कि आप एक नहीं दूसरी तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये आपने मतलब फॉर एग्जाम्पल रखना है, अपने आप को करंट अफेयर से लाज़मी अवेयर रखना है उनको। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल चीज़ है कि ये जो आपका जनरल नॉलेज प्रिपरेशन जो आपके 20 मार्क्स है। ये समझ भाई। अच्छा, तो बायोटेक्नोलॉजी का एक स्टूडेंट ने पूछा था कि बायोटेक्नोलॉजी, देखें ये बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सेशन तो भी नहीं था, मैंने भी क्लियर किया था। अच्छा फ़हीम भाई, मुझे ये बताइएगा कि एफटी के स्टूडेंट्स अभी क्लास सेशन में हैं, तो एफटी के जो जी, जी। स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बताएं कि अभी उनकी इंटर्नशिप भी है, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर दें और थोड़ा सा प्राइवेट जी, जी। सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट कर दें। उसके बाद जो है स्टूडेंट जो अभी जूनियर्स आप लोगों को मैं बताऊंगा पीपीएससी का डिफरेंस कि जनरल सीट क्या होती है और प्रोफेशनल सीट क्या होती है और इसमें कंटेंट्स क्या होते हैं, वो सारे का सारा अभी मैं आपको एंड पे गाइड करूंगा। तो अभी फ़हीम भाई का क्योंकि टाइम ज़्यादा हम ले रहे हैं, तो अभी मैं आपको एक नहीं, नहीं समा भाई कोई जी बात नहीं। तो अब मैं अभी फ्री हूँ। जी जी अब आप वो थोड़ा सा एफटी का बता दें कि एफटी के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि आपका एफटी मेजर था, आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं, तो थोड़ा सा पता चल जाए एफटी के हवाले से। जी, उसामा भाई तो एफटी मैं कह सकता हूँ कि मेरा फर्स्ट एंड लास्ट लव है। इवन कि मुझे सम टाइम मैं सोचता हूँ कि यार मैं एग्रीकल्चर की तरफ जाके मैं अपनी जो मेन डिग्री है उससे मैं साइड पे हो जाऊँगा फूड टेक्नोलॉजी से। इवन कि मुझे रिसेंटली मैंने इसका पंजाब फूड अथॉरिटी से मुझे 2 अपॉर्च्युनिटीज़ आई। एक असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए इंटरव्यू लेटर आया था, वो 16 ग्रेड का था। एक रिसर्च असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर 15 ग्रेड के लिए भी आया था, पर वो मैंने जॉइन नहीं किया ड्यू टू मैं कहता हूँ ये पीपीएससी के एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो जी, फूड टेक्नोलॉजी में मेरी मोस्टली जो मेरा एंट्री का ये था कि ये एक फूड टेक्नोलॉजी बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही टॉप फील्ड इस टाइम हो चुकी है। मैं ये एग्रीकल्चर बाकी जिनके एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है उनको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, उनकी अपनी बहुत बड़ी मार्केट है। मैं जस्ट फूड टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को कहूँगा कि बाकी फील्ड्स भी अच्छी हैं पर फूड टेक्नोलॉजी से मेरा एक ज़्यादा पैशन था इससे। इसमें मुझे था कि मैं एक फॉर एग्जांपल समा भाई को पता है कि मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता मुझे ना ए, मतलब फॉर प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपोज़र मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और इसका एक प्राइवेट बहुत ही स्कोप है फूड टेक्नोलॉजी का। तो मेरा 7वें सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप थी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ थी। फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के पास हमने पेप्सिको, नेस्ले, एंग्रो, बनीज़, मेरिट ब्रेड फॉर एग्जांपल इस तरह की बेवरेज इंडस्ट्रीज़, बेकिंग इंडस्ट्री, डॉन ब्रेड हो गई। इसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लाइक एनएआरसी हो गया, पीसीएसआईआर हो गया, जो लाहौर में पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है, आरई हो गया फैसलाबाद में और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक हम पंजाब फूड अथॉरिटी में हमारे कोलीग्स ने इंटर्नशिप की है और जो मोस्टली हमारे स्टूडेंट इंटर्नशिप की है उन्होंने पेप्सिको में की है। तो पेप्सिको का आप सबको पता है कि वो एक पाकिस्तान का टॉप फूड एफएमसीजी है, फूड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का एक इदारा है, जिनके स्नैक्स प्रोडक्ट्स हैं, मोस्टली इनका लाहौर में प्लांट है। तो उसमें हमारे 40 से 42 बच्चों ने इंटर्नशिप की है। तो उसका आप लोगों के 7वें सेमेस्टर में एक टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, वो पेप्सिको से आएँगे, उनके ऑफिशियल्स आएँगे, वो आपका टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। उन्होंने 30 टू 40 स्टूडेंट्स लेके जाने होंगे। मेरी पेप्सिको में इंटर्नशिप थी और मेरा वो लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। पेप्सिको एक बहुत ही मल्टीनेशनल और बहुत ही एक ग्रूम्ड इंस्टीट्यूट है। तो वो सबसे बड़े वो पेड एक तरह का उसमें हमें उन्होंने पेड किया रफली 23,000 पर मंथ और वो 2 महीनों की थी मेरी एक्सटेंड हो गई थी। तो वो इसके अलावा हमारे कुछ कलीग्स ने नेस्ले में किया था, नेस्ले करीब कबीर वाला प्लांट, कुछ कलीग्स ने एंग्रो में किया था। कुछ ने डॉन ब्रेड में की इंटर्नशिप, कुछ ने सबरोसो वो एक मीट प्रोडक्शन इंडस्ट्री लाहौर में उसमें की थी और कुछ ने मेरिट ब्रेड में, डॉन ब्रेड में, ब्रेड इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में की थी। इसके अलावा कुछ ने पंजाब बेवरेज, कुछ ने कोका कोला लाहौर प्लांट में और पंजाब बेवरेज फैसलिया वाला प्लांट फैसलाबाद, वो इवन की एक जॉब भी उन्होंने हायर कर लिया था। पंजाब बेवरेजेस को पेप्सी पेप्सी प्लांट में। तो हमारे पास इंटर्नशिप की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो रही है। सबसे मज़ा ये है कि यहाँ पर आपको इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब की भी अपॉर्चुनिटी हो है फूड फूड टेक्नोलॉजी में। तो क्योंकि
अब जो सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँगा कि फूड टेक्नोलॉजी इतना एक ग्रूम हो चुका है सब्जेक्ट से, हमारे इंटरनेशनल फूड इंडस्ट्रीज जो बाहर की कंट्रीज में बहुत इनका स्कोप हो चुका है। इवन कि हमारे 2012 के बैच के जो मैक्सिमम एमफिल के फूड टेक्नोलॉजी से, वो उन्होंने पेप्सिको, सऊदी अरब की जो बेसिक क्वालिटी टीम है वो सारे उनमें वो शामिल है। बहरेन में हमारे बड़े हाईली पेड फूड टेक्नोलॉजी से, इवन कि हम ये देख सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान की दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी, और फूड बिजनेस करोड़ों में, इस टाइम बिलियंस में काम कर रहे हैं। और हम एट अ टाइम हम पंजाब फूड अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये हमारे उनको अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए, बिजनेस को ग्रोम करने के लिए, बिजनेस की अश्योरिटी करने के लिए फूड टेक्नोलॉजी हायर करने ही पड़ते हैं। तो ये है कि इसकी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही डाइवर्स और बहुत कमाल की फील्ड है, बहुत लर्निंग वाली फील्ड है। और इसमें जैसे मैंने इंटर्नशिप की, मैंने एक हमदर्द में अप्लाई किया, ये लाहौर में एक नेशनल लेवल पर बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी मेन प्रोडक्ट रूह अफ़ज़ा है, इसके अलावा मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं रफली 500 है। तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया। वो उसमें मुझे मैं तकरीबन अभी भी मैं वहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, मेरी पोस्टिंग नेक्स्ट मंथ होनी है। तो वहाँ पर हमारा मतलब ये है कि उसमें स्टैंडर्ड्स पे हम काम करते हैं, हम प्रोडक्ट के सीसीपीज़ पे काम करते हैं, जिसे हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स कहते हैं। हम प्रोडक्ट की आर-एन-डी पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट की मार्केटिंग से हमारा लिंक होता है। तो ये है कि बड़ा मज़े वाला सब्जेक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इसमें प्राइवेट में बहुत ही स्कोप है। गवर्नमेंट में देखा जाए तो हमारे फूड टेक्नोलॉजी से, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, पंजाब फूड अथॉरिटी में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, टीचिंग इंस्टीट्यूट जो ये टैक्टा के अंडर काम कर रहे हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, उसमें डीई डिप्लोमा होल्डर फूड टेक्नोलॉजी, मतलब उनकी टीचिंग के लिए भी इनको हायर करते हैं। तो ये है कि हमारा बहुत ही एक ब्रॉड स्कोप है। और सिमिलर मैंने ये देखा कि हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स का भी वो स्कोप है, वो तो एक अलग वो बहुत ही बड़ा उनका सेक्शन है। तो ये मैं फूड टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा था अभी। जी सामा भाई। अच्छा, पंजाब फूड अथॉरिटी में क्या प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का? किस तरह लोग जाते हैं और उसका टेस्ट होता है तो क्या उसका सिलेबस होता है और क्या हिसाब किताब होता है? क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से आगे भी एक क्वेश्चन आया था और लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स बीएस के। जी, तो पंजाब फूड अथॉरिटी का ये है कि वो अभी मतलब 2011-12 में एस्टेब्लिश हुई है। और वो अभी एक मतलब ये है कि बहुत ही अच्छा अदारा है। उन्हें बहुत ही अच्छा पंजाब का इनिशिएटिव है, उसकी बेस पे सिंध ने भी इनिशिएट लिया, केपीके में, इवन के बलूचिस्तान में फूड अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो चुकी है। तो ये है कि मैंने 2019 के जुलाई में एनटीएस के थ्रू पोस्ट आई थी, जस्ट लाइक 300 पोस्ट थी। तो उनके लिए मैंने दिया था टेस्ट। तो मैंने 3 के लिए दिया था, मेरे 2 क्वालीफाई हो गए थे। उनका ये कोरोना वायरस से, जो ये कोविड-19 की ये जो एपिडेमिक थी, पैंडेमिक, इनकी वजह से प्रोसेस डिले होता गया। और अब जाके उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल की थी। तो मैं रिसेंटली मैं सेलेक्ट हो चुका था। मैंने कहा कि इन केस मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ वहाँ पे इंटरव्यू दे के, तो मैं जॉइनिंग नहीं देता, तो वो किसी ना किसी बच्चे की सीट क्योंकि इनका ये है कि जो सेलेक्ट हो गया, वो सिलेक्शन है, अगर ये कोई बंदा छोड़ के जाता है, ये दोबारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो मेरिट में नेक्स्ट आता है, वो बंदे को हायर नहीं करते। तो ये इससे पहले जो वहाँ पर पोस्टिंग हुई थी, वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही हुई थी। इवन के आई थिंक पहले 600-700 पोस्टें वहाँ पर आई थी। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, रिसर्च ऑफिसर्स, इस तरह की डिफरेंट इनकी डेजिग्नेशंस हैं, जिन पे एडवर्टाइजमेंट होती है पोस्टिंग के लिए। उनका जो सिलेबस है वो मोस्टली हमारा फूड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही होता है। उसमें अब मैं एक ये आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा कि आपका जो इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है, वो भी पंजाब फूड अथॉरिटी में सेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, लाइक वो फॉर एग्जांपल मीट इंडस्ट्रीज और बेवरेज इंडस्ट्रीज वालों को बहुत ही प्रेफर करते हैं सिलेक्शन के लिए। जिनको फॉर एग्जांपल जिनको टेस्टिंग वगैरह और स्टैंडर्ड्स वगैरह की बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हो। ये तो इंटरव्यू का प्रोसेस है। वो जो रिटन है उसमें हमारी, अरे आपको पता है कि हमने मेजर में एक वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, लाइक फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे से फूड माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फ्रूट सेमी वेजिटेबल प्रोसेसिंग हो गया, लाइक नेक्स्ट पे आता है कि हमारा मीट टेक्नोलॉजी हो गया, फूड प्लांट लेआउट हो गया, फूड स्टैंडर्ड्स हो गया, फूड सेफ्टी के सब्जेक्ट्स हो गए, और सेवन सब्जेक्ट हमारी बेवरेज टेक्नोलॉजी हो गई। तो इस तरह के हमारे सब्जेक्ट्स की एक वैरायटी। तो हर सब्जेक्ट्स के बारे में आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए फूड टेक्नोलॉजी में। और इनके बारे में फिर नेक्स्ट आप कितना अपने आप को ग्रोम करते हैं, आप रिसर्च पेपर कितने पढ़ते हैं, आप अपना डीप नॉलेज, आप अपने जो स्टैंडर्ड्स, फॉर एग्जांपल आपने जो आपका नॉलेज है उसकी मतलब उसका बैकग्राउंड, आपकी बेस किस तरह की है। और इसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप, तो मैं तो आपको लोगों को मशवरा दूँगा कि आप जैसे ही मेजर, अगर आपकी फूड टेक्नोलॉजी मेजर है, आप
5th सेमेस्टर अगर आपका तो आप नेक्स्ट गैप है उसमें कहीं ना कहीं लाजमी इंटर्नशिप करें। 7th सेमेस्टर वाले भी मैं उनको कहूंगा कि वो मोस्टली इंडस्ट्रियल अपना एक्सपोजर बढ़ाएं साथ साथ। तो वो आपका जो साथ साथ इंडस्ट्री में जो आपको टेक्निकल नॉलेज को बेस मिलती है ना, वो आपकी जस्ट थ्योरेटिकल में रह के नहीं मिलती। तो वो आपका जो नॉलेज है वो थ्योरेटिकल और इंडस्ट्री नॉलेज वो आपको मिलके आपको इंटरव्यू और रिटन क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करेगा। और बाकी जो रहेगा इंटरव्यू, वो भी आपका मोस्टली फूड टेक्नोलॉजी का रिलेटेड होता है। इसमें आपकी टेक्निकल नॉलेज मोस्टली इंक्लूड होता है, जो हमने फॉर एग्जांपल के फूड एनालिसिस सब्जेक्ट एक और फूड माइक्रोबायोलॉजी हो गया और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग हो गया, फूड स्टैंडर्ड्स हो गए, ये सब्जेक्ट्स में मोस्टली क्वेश्चंस आते रहते हैं। फूड एनालिसिस तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, इनके 2 सब्जेक्ट्स हैं। 5th सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक 7th सेमेस्टर में इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स के नाम से पढ़ा होगा। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आपने जो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं फूड प्रोसेसिंग में, उनकी आपने लाज़मी कमांड हासिल करनी है। आप अपने जनरल नॉलेज और इंडस्ट्री नॉलेज की तरफ बहुत ही आपने स्ट्रगल करनी है कि उनको आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो। और पंजाब फूड अथॉरिटी में रिसेंटली सिलेक्शन हो रही है, पर यहाँ पर इसमें वक्तन-फ़वक्तन सीट्स आती रहती हैं। अब तो एक तरह के डिपार्टमेंट में होप्स हो के रिसेंटली काफ़ी आ रही हैं। इवन कि मैंने ये भी सुना था कि इन्होंने ट्रेनी रखने हैं रफली 40,000 पर मंथ पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इनकी ये वक्तन-फ़वक्तन आती रहती हैं। आप पंजाब फूड अथॉरिटी की वेबसाइट चेक करते रहा करें। तो उसमें कोई भी एडवर्टाइज़मेंट नहीं हो, कोई पोस्ट वगैरह आएगी तो वो आपको उसमें पता चल जाएगा। जी, समा भाई। जी ठीक है, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारा हो गया एग्रीकल्चर ऑफिसर का और एफटी से रेलिवेंट जो सेशन का एक सेक्शन, ठीक है। अब आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे सॉइल साइंस के, पीबीजी के। तो पीबीजी का देखें, एज अ सीनियर हमें भी पता है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक सेशन रखूँ किसी पीबीजी के स्पेशलिस्ट को बुला के, कोई सीनियर हों, ताकि वो जो फील्ड के बंदे हों, ताकि वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकें। एक स्टूडेंट ने कहा कि पीबीजी वाले फोरेंसिक्स में, पंजाब गवर्नमेंट ने फोरेंसिक्स के अंदर जो है वो एक डिपार्टमेंट बनाया जिसमें पीबीजी वाले जो है ना एलिजिबल है। फिर एग्री इंजीनियर्स का भी मैं एक सेशन रखूंगा, एग्रोनॉमी का भी रखूंगा, जितने भी मेजर्स हैं उन सब का मैं सेशन रखूंगा। अब हम इस सेशन के दूसरे सेक्शन की तरफ जाते हैं, जिसमें आप जनरल सीट्स कौन सी हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्या सिलेबस होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जनरल सीट्स कौन सी होती हैं, बायोटेक का भी होगा, ठीक है, बायोटेक का भी होगा, परेशान नहीं होना, हर मेजर का होगा। और जनरल सीट्स का भी अभी मैं आपको जनरल सीट के हवाले से बताता चलूं कि आपका मेजर जोन सा मर्जी हो, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी का भी होगा, जितने भी मेजर्स बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर में आपके, जितने आपकी डिग्री में मेजर्स है ना, एग्री इकोनॉमिक्स है, एक्सटेंशन है, जितने भी मेजर्स हैं जी, आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो हैंड रेज करें, हैंड रेज करें और क्वेश्चन पूछ लें। क्वेश्चन करने के लिए हैंड रेज करें और क्वेश्चन पूछ लें, फिर मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। किसी ने अगर क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज करे, तो मैं उसे अनम्यूट कर दूंगा, फिर वो क्वेश्चन पूछ ले। देखिए, बीएससी बेस ना कोई प्रोजेक्ट में रखता नहीं है। जब आप एमफिल में होते हैं, जब आप एमफिल में होते हैं तब आपको प्रोजेक्ट में लेते हैं। और प्रोजेक्ट्स का मैं आपको पहले क्लियर बता दूं, वो सुपरवाइजर होता है ना, उसने पहले ही बंदे सेलेक्ट किए होते हैं, ठीक है। फहीम भाई, ये कुछ 2 क्वेश्चंस के आंसर्स दे दें तो फिर आप कर जो है ना वो जा सकते हैं, फिर आपको हम परमिशन देंगे कि आप जाएं। तो सईद हसन जी बोले, सईद हसन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि अभी 8 सेमेस्टर हमारा इंटर्नशिप है, तो इसके बाद प्राइवेट जॉब की तरफ जाना चाहिए या सिर्फ टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए पीपीएससी एफपीएससी? जी फहीम। मैंने आपको म्यूट किया था, तो अनम्यूट कर लें काइंडली। जी फहीम, दोबारा वो हो गया, म्यूट हो गया। दोबारा, हाँ जी, अब अनम्यूट हुआ है। जी, जी, उसामा भाई आवाज़ आ रही है अब? जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज़।
जी, वो दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे कि हमें डिग्री के बाद जॉब के लिए जाना चाहिए या पीपीएससी की तैयारी के लिए जाना चाहिए? जी, तो ब्रदर मैं आपको अच्छा ये ना 2 आपकी तरह की टाइप्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप मतलब किस तरह आपकी डायमेंशंस क्या हैं? आपकी इंडस्ट्रियल आपका पॉइंट है कि आप इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं या आप जस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए जा जो आपका पीपीएससी की प्रिपरेशन है ना, वो आपका एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। वो आपका कोई स्पेसिफिक नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल लाइफ से मतलब साइड पे करके जस्ट पीपीएससी की तरफ मूव कर जाएँ। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इंडस्ट्रियल नॉलेज लें, तो आप इंडस्ट्री की तरफ मूव करें, अपना टाइम मैनेज करें। इवन कि जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरा एक मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छी भली मेरा ड्यूटी टाइम था जॉब में, तो मैंने उसके बाद जाके अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहा था और साथ में अपना इंडस्ट्रियल वर्क भी कंप्लीट साथ-साथ मैं तैयारी भी करता रहा। इवन कि मुझे सम टाइम 1-2 घंटे सोने के लिए मिल रहे थे। तो ये आपका अपना पैशन है और एमफिल भी आपका बस अच्छा एक बात मैं आपको कह दूँ कि एमफिल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप एमफिल लाज़मी करें। मैं आपको ये कहूँगा कि आज तो ठीक है बीएससी ऑनर बेस पे आप कर रहे हैं गुज़ारा, आज नहीं तो कल आप लाज़मी अगर आपने इंडस्ट्रियल मूव करना है या आपने गवर्नमेंट जॉब भी हो गई, फिर भी आप एमफिल लाज़मी कीजिए। एमफिल कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा। पर ये है कि ये आपकी है विल कि आप अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग फील्ड, रिसर्च फील्ड में रहना चाह रहे हैं या आप अपने आप को इंडस्ट्री में अपर पोज़ीशन पे देखना चाह रहे हैं, तो एमफिल बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं भी इवन कि ये कहूँगा कि मैंने भी आज ना कल एमफिल करना ही करना है। क्योंकि आज तो बीएससी उन्होंने नफ है, पर आने वाले 20 सालों के बाद बीएससी उन्होंने बहुत ही माइनर सब्जेक्ट से लगेगा। ये एमफिल के लिए आपको अच्छा है। तो आप जो पीपीएससी की प्रिपरेशन है, ये आपके पास अगर आप इंडिपेंडेंटली करना चाह रहे हैं, वो आपकी अपनी कमिटेडनेस है कि आप फ्री रह के जस्ट पीपीएससी को देख सकते हैं, तो आप लाज़मी करें फ्री रह के। फिर दूसरे नंबर पे आप चाह रहे हैं कि आपका प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपोज़र भी रहे और आपके साथ-साथ तैयारी भी हो। उसके लिए आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है अगर आप अपने को टाइमली अपने आप को फील्ड में लेके आते हैं। तो फील्ड में आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आप साथ पीपीएससी की तैयारी करें, साथ अपनी जॉब देखें और जॉब को 7 टू 8 आवर्स जॉब होगी, उसके बाद आपके पास अच्छा वाला टाइम होगा। आप अपने टाइम को फ़िज़ूल एक्टिविटीज़ में वेस्ट करने के बजाय आपको एक फ्रूटफुल एक्टिविटी में लगा सकते हैं। तो ये आपकी इस तरह का प्रोसेस आपका 7 टू 8 आवर्स आप डेली अपना दें, इससे भी कम दे दें, वो आपने आपने खुद मैनेज करना है। अपने सब सिलेबस को कंसाइज़ और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें और अगर आपने चाहते हैं कि आप एमफिल के साथ कंटिन्यू रखें, तो एमफिल भी आपके पास अच्छा ऑप्शन है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंडस्ट्रियल ये है कि आप इतना भी जॉब को जो जॉब की हेडेक है उसको नहीं देख सकते, तो आप एमफिल स्टार्ट कर लें, उसके साथ बीपीएससी करें और अगर आप फुल कमिटेड हैं, तो आप बिल्कुल दोनों को साइड करके अपनी बीएससी होने के बाद जस्ट अपने आप को स्पेयर कर सकते हैं कि आप पीपीएससी की प्रिपरेशन करें। तब भी आप वो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि आप अपना सारे का सारा पॉइंट है वो उसकी तरफ रख रहे हैं। आपकी जो टोटल टोटल आपकी जो माइंड थिंकिंग है वो आपको एक एम की तरफ लेके जा रही है। आपको साइड कोई भी फैक्टर नहीं जो आपको डिस्टर्ब कर सके। तो ये 3 कंडीशंस हैं। तो ये पर ये है कि इसमें हार्ड वर्क चाहिए। आपकी जो विलिंगनेस, आपकी कमिटेडनेस और आपका जो आपका मोटिवेशन है, वो आपको कितना इसके लिए कमिटेड रखती है कि आप अपने आप को इस डायरेक्शन में लेके चलें। जी, समा भाई। जी एक और क्वेश्चन है मोहम्मद तैयब बिलाल का। जी मोहम्मद तैयब बिलाल। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कांग्रेचुलेशंस। और थैंक यू। सेकंड ये कि मैं पूछना ये चाह रहा था, जिस तरह आपने बताया इंटरव्यू की 50% वेटेज है, तो इंटरव्यू के स्किल्स को किस तरह इंक्रीज़ हम कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए? और वो कौन-सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर हम पार्टिसिपेट करें ताकि हमारी जो इंटरव्यू की स्किल्स हैं, उनमें इज़ाफ़ा हो जाए? दूसरा पोर्शन क्वेश्चन का ये है कि एक स्टूडेंट को कितने आवर्स हर डेली बेसिस पे पीपीएससी की प्रिपरेशन को देने चाहिए और कि ये तकरीबन कितने मंथ्स में कंप्लीट हो सकती है? शुक्रिया। वालेकुम सलाम जी भाई, बहुत थैंक यू आपने कांग्रेचुलेशन कहा। अच्छा तो यार ये जो आप कह रहे हैं इंटरव्यू स्किल्स हैं, तो ये आपके मतलब आपकी बहुत सारे फॉर एग्जांपल आप जब अपनी एक आपकी क्लास की प्रेजेंटेशन होती है, कल बहुत से बच्चे से भागते हैं कि हमने प्रेजेंटेशन नहीं देनी, ये क्या हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए, हमें अब पब्लिक स्पीकिंग की तरफ आएँगे हम सबके सामने हमें एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये बच्चे ना बड़े शाय फील करते हैं, इवन कि ये उनके पास बहुत एक नोवेल अपॉर्चुनिटी होती है कि उनके सामने उनके लेवल के ही बंदे बैठे होते हैं, कोई ऊपर कोई बाहर से कोई बहुत ही बड़े-बड़े ऑफिसर नहीं लाए होते जिनके सामने उनको बोलना पड़ता है। तो वो अपॉर्चुनिटी को बहुत एक ना वेस्ट कर रहे होते हैं।
तो जब आप एक फॉर एग्जाम्पल 50-60 बच्चे या 100 बच्चों की क्लास में जब बोलते हैं ना आप, तो वो आपकी एक तरह की प्रिपरेशन हो रही होती है पब्लिक स्पीकिंग की। तो ये आपकी पब्लिक स्पीकिंग भी है कि बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है। और जो आपका इंटरव्यू, अच्छा इंटरव्यू का मैं आपको करेक्शन करूँगा, इंटरव्यू की वेटेज 50 नहीं 100 वेटेज है। 190 में से 50 वेटेज रिटन की है, 40 वेटेज एकेडमिक की है और 100 वेटेज है वो आपकी इंटरव्यू की है। और देखा जाए एक बहुत ही एक बड़ी वेटेज है, उसमें आपने अपने आप को टेक्निकल नॉलेज इस तरह एलैबोरेट करना है कि आप अगले बंदे आपके पॉइंट्स पिक करें, वो आप में ये चीज़ ऑब्जर्व कर लें कि आपको नॉलेज डीपली आपके पास नॉलेज है और आप इस काबिल हैं कि आप कल को इस डेज़िग्नेशन को संभाल सकें। तो ये मतलब फॉर एग्जाम्पल इस तरह की आपकी पब्लिक स्पीकिंग है, वहाँ में अपने आप को मैक्सिमम इन्वॉल्व रखें, अपने आप का एक्सपोज़र रखें, आपकी जो टेक्निकल डिस्कशन, फिजूल डिस्कशन से तो बहुत बेटर अगर आप अपने आप को इस कम्युनिटी में ले जाएँ जहाँ पर आपके की डिस्कशन जो आपके पॉइंट्स होते हैं डिस्कशन के वो फ्रूटफुल हों, टेक्निकली हों, आपकी जनरल नॉलेज पे अच्छी आपकी वो डिबेट्स हों, आप लोगों की आर्गुमेंट्स, आपके पर्सनल ओपिनियंस हों, आपकी आर्गुमेंट्स हों। तो आपके मतलब इससे आपके में क्रिएटिविटी आती है, पब्लिक स्पीकिंग में भी क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जांपल मुझसे पैनल वालों ने एक क्वेश्चन पूछा कि एग्री का 2 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। समा भाई ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा मैं? नहीं, नहीं, कोई इश्यू नहीं है। आप डिटेल से बताएँ, कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं। जी, 2 क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जो मैंने पीपीएससी जो उनको इवन के मेरे लिए एक वो पूरा का पूरा डाइवर्जन थी कि वो मुझे कह रहे थे कि आपका मतलब फॉर एग्जांपल आप इतनी एज नहीं है आपकी, आप फ्रेश हो, यहाँ पर पीएचडी वाले बैठे हैं, हम आपको किस तरह सिलेक्शन करें? तो वो बड़े डाइवर्ट किया उन्होंने कि क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आप देखेंगे ये पेस्टिसाइड का फ्रॉड हो रहा है, फर्टिलाइजर का फ्रॉड। ये जो फार्मर्स, ये जो होते हैं शॉपकीपर्स है, ये फार्मर्स को गलत गाइड करते हैं कि आप 2 बोरियाँ 4 बोरियाँ यूरिया की डाल लें, ठीक है? आपकी क्रॉप अच्छी होगी, वो एट द एंड क्रॉप में बर्निंग कॉज़ करती है, उनकी यील्ड में रिडक्शन होती है, समटाइम पेस्ट अटैक को भी इंक्रीज़ कर देती है। तो मैंने कहा सर जैसे हमारी जो फार्मासिस्ट कम्युनिटी है, फार्मासिस्ट हैं, कोई भी पब्लिक फार्मेसी के लिए उनकी कैटेगरी या उनकी प्रेजेंस लाज़मी होती है। तो अगर हम इस तरह करेंगे जितनी भी एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड शॉप्स हैं वहाँ पर हम कह देंगे एग्रीकल्चर डिग्री होल्डर लाज़मी होने चाहिए। तो इससे ये होगा कि हमारे फार्मर्स अगर टेक्निकल डिग्री होल्डर बंदा है डायरेक्ट उनके साथ कॉन्टैक्ट में होगा, उनको टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करेगा और फिर वो जितनी भी रिकमेंडेशन है वो भी उनकी बेस पे ही देगा, टेक्निकल नॉलेज और उनकी सॉइल कंडीशन की बेस पे। तो इससे 2 फायदे होंगे कि एक तो हमारी जो एग्री ग्रेजुएट्स में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और फार्मर्स की जो हमारे ग्रेजुएट्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा। तो उनको ये मतलब क्वेश्चन, तो ये थी पब्लिक स्पीकिंग में क्रिएटिविटी। अब उन्होंने क्वेश्चन किया, मैं उनको आर्गुमेंट कर सकता था, पर मैंने क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी पे बेस पे आंसर दिया। और दूसरा उन्होंने पूछा कि आप फॉर एग्जांपल हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए आपके क्या सजेशन हो? तो मैंने कहा सर ये देखें कि जब भी कोई सिस्टम स्टैग्नेंट हो जाता है ना, रुक जाता है, तो उसमें कोई ना वो एफिशिएंसी खो जाता है, वो अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाता। तो मैंने कहा सर अगर हम इसमें कोई ना कोई मूवमेंट लेके आएँ, चाहे वो इस फॉर्म में हो कि हम जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर थे 10 इयर्स के बाद इनको हम ले आएँ कि आप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाएँ, अपना टेक्निकल नॉलेज इंक्रीज़ करें और रिसर्च इंस्टीट्यूट में से जो हमारे रिसर्चर्स थे उनको हम यूनिवर्सिटीज़ में लेके आएँ कि वो न्यू और नोवेल रिसर्च हमारे की डिसेमिनेशन करें, स्टूडेंट्स में उनको अवेयर करें, उनको रिसर्च रिसर्च मेथोडोलॉजी और इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन एग्रीकल्चर के बारे में अवेयर करें। जितने भी प्रोफेसर हैं उनको पब्लिक डीलिंग तो ऑलरेडी आती है और पर उनके पास रिसेंट नॉलेज भी है। तो उनको अगर हम फील्ड में ले आए ताकि फार्मर्स को सही एक टीचिंग मेथड से उनको लाइक स्टूडेंट समझ के उनके अपने उनकी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करें और उनको मोटिवेट करें। क्योंकि एक टीचर से अच्छा मोटिवेटर और ये पब्लिक स्पीकर कोई भी नहीं हो सकता। तो उनको फील्ड में लेके आए, तो इससे ये होगा हमारे पूरे के पूरे एग्रीकल्चर जो एक सिस्टम एक सर्कल बन जाएगा, वो सिस्टम मूव करेगा। जब मूव करेगा उसमें एफिशिएंसी और ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा कि आप की डिग्री फूड टेक्नोलॉजी है, आप एग्रीकल्चर में किस तरह पे आपको करेंगे कि जैसे मैंने कहा सर देखें कि मैं एक मेरी जो बेसिक हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोसेस कर रहे हैं, कोई साइड प्रोडक्ट्स को नहीं देख रहे। और सेकंड नंबर में मैं कहूँगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री, वो इस कैपेबल है कि वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ही ग्रूम कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है, सेम मिडल मैन की एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करके अगर फार्मर्स का डायरेक्ट इंडस्ट्री से लिंक कर दें तो हमारे फार्मर्स भी ग्रूम करेंगे और मैं इंडस्ट्री को मटेरियल विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट टू मिडल मैन की एक्सप्लॉइटेशन के बगैर एक प्रॉपर रेट पे ना एक एग्रीकल्चर कमोडिटीज मिलेंगी। उससे एट क्या होगा, हमारा
मे बी कमोडिटीज के प्राइस में भी फर्क आए, हमारे फार्मर्स भी ग्रो कर सकें। लाइक हम कह सकते हैं जो हमारे कॉटन है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत क्रूशियल है, हमारी जो शुगर केन है वो शुगर इंडस्ट्री के लिए बहुत क्रूशियल है, हमारी जो पोटैटो इंडस्ट्री वो ये चिप्स और स्नैक्स प्रोडक्ट्स के लिए बहुत क्रूशियल है। इस तरह की हमारी जो एग्रीकल्चर इवन के जो इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर रफली हम टनों के हिसाब से डेली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेस कर रहे हैं। तो वो भी हम मंडियों से लेते हैं, अगर वो डायरेक्ट फार्मर से परचेज किया करें, हमें भी कम रेट में मिला करे। तो ये है कि मैंने ये मतलब फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकिंग में इसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी। तो ये क्रिएटिविटी तब भी आएगी जब आप अपने आप को पब्लिक के सामने अपने आप को एक्सपोज करेंगे। वो चाहे आप क्रॉस प्रेजेंटेशन की शक्ल में करें, वो अपने आप दोस्तों के दरमियान आप एज अ होस्ट अपने आप को पेश करके उनके साथ आर्गुमेंट्स करें, उनके साथ टेक्निकल पॉइंट्स पे डिस्कशन करें, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें। आप इस तरह की कोई भी सेशन से आपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने विलेज जाके कोई ना छोटे-छोटे सेशन इंगेज करें जिसमें आप फार्मर्स को या आपने कोई अंडर डेवलप्ड कम्युनिटी को कोई ना कोई पॉजिटिव पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं। तो जब आपको अपने आप को मैक्सिमम इस तरह एक्सपोज़र में रखेंगे ना, तो एट द एंड वो आपके लिए कुछ भी नहीं, बच्चों की तरह काम होगा। तो इससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी, आपकी क्रिएटिविटी पब्लिक स्पीकिंग में वो भी आएगी। तो ये आपकी चीज़ें जो आपको इंटरव्यू के लिए एट द एंड बेनिफिशियल साबित होगी, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज तो आपके पास है ही है। अगर टेक्निकल नॉलेज कन्वे करने का कोई तरीका आ गया ना, तो मेरे ख्याल में आपके लिए बड़े से बड़ा इंटरव्यू भी कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। जी समू भाई। जी, ठीक है। थैंक यू सो मच फ़हीम भाई, आपने अपना एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर किया। तो बहुत अच्छा लगा आपने टाइम निकाला, और इन क्योंकि आपको भी पता है कि जूनियर्स का इशू सबसे ज़्यादा यही होता है। जिस तरह अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया, एमफिल 4th में हैं वो, इरम खालिद, उनका मैसेज आया कि जॉब के हवाले से। तो अभी इरम मैं उसी हवाले से अभी आपको गाइड करने वाला हूँ कि पीपीएससी में जो गवर्नमेंट जॉब है वो आप किस तरह उसका वो कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इशू यही है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जो जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा पीछे है वो है करियर काउंसलिंग में, करियर गाइडेंस में। एक तो स्टूडेंट्स खुद बहुत लापरवाह होते हैं, ना उनका कोई को करिकुलर की तरफ कोई ध्यान होता है। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो 3 साल मैं लोगों के तरले करता रहा कि आओ क्विज क्लब की मीटिंग ले लो, आओ डिबेटिंग क्लब की मीटिंग ले लो। पार्लियामेंट्री डिबेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, डेक्लेमेशन की बात नहीं कर रहा। तो पार्लियामेंट्री डिबेट्स एक बहुत अच्छी डिबेट है। अगर कोई किसी का सीएसएस की तरफ ध्यान है, अगर किसी का पीएमएस की तरफ ध्यान है, तो पार्लियामेंट्री डिबेट से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, अगर आप आर्ग्यू करना सीखना चाहते हैं तो। पीपीएससी 1 पेपर के लिए इस तरह यूनिवर्सिटी में क्लब्स वगैरह हैं, जिसके डिग्री के साथ साथ आपकी थोड़ी नो हाउ होती रहती है चीज़ों की। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ देखें, भी जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने भी कितना जोर दिया है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ जो है वो आपको जाना चाहिए, और उसकी तरफ से अपने स्किल्स को इम्प्रूव, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंसान के स्किल्स की होती है। तो जितना आप अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश करें, हार्ड स्किल्स को अभी छोड़ें, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स की वजह से वो लोग सीईओ और एमडी बने होते हैं कंपनीज के, क्योंकि लेबर ने हार्ड स्किल करना होता है। तो सॉफ्ट स्किल्स की तरफ ध्यान दें, इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ ध्यान दें। थैंक यू सो मच फहीम भाई कि आपने टाइम निकाला। तो नहीं समा भाई, ये आपकी नवाज़िश है कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एक डायरेक्ट सेक्शन रख सकूं। इवन के आपको पता है कि मेरा भी स्टार्टिंग से यही माइंड था कि मैं अब सही कहते हैं कि इंसान किसी काम आ जाए वो उसके लिए बड़ी चीज होती है। तो हमारे ये तो चीज मैंने खुद फील की है कि हमारे यूनिवर्सिटी इस इम्पोर्टेंट इश्यू पे बहुत ही पीछे जा रही है। बच्चों को मैं फॉर एग्जांपल हमारी जो मैक्सिमम रेशियो है वो फार ऑफ प्लेसेस से बैकवर्ड प्लेसेस से हैं। तो उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, उनके पास उनकी डायरेक्शन, उनको कैरियर काउंसलिंग की जाए, गाइड किया जाए। तो ये पर इस पे इतना काम नहीं हो रहा बैड लकली। फिर भी मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको कि आपने किसी न किसी मेथड से एंगेज रखा हुआ है बच्चों को। और सामा भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मुझे भी कहते रहते थे क्विज क्लब में आए, तो बस मैं भी ना निकम्मों की तरह इनकी बात नहीं मानी। फिर भी उसामा भाई से मेरी बड़ी अच्छी अटैचमेंट थी शुरू से ही, तो हमारे क्लास फेलो भी थे हम। तो मैं उसामा भाई का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। तो आप सबका भी बहुत शुक्रगुजार हो, आपने टाइम निकाल के बात सुनी मेरी। तो ठीक है उसामा भाई।